हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत स्वागत है आप लोगों का आज के लाइव क्लास के अंदर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपसे MTP 2 के ऊपर। MTP 2 मॉक टेस्ट पेपर 2 जो ICAI ने निकाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। और भाई मोक्ष, घबराना नहीं है। अब क्यों घबरा रहे हो, अब तो जो होना था हो गया। अब अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ आप लोग भी इनकी तरह। आपके सीनियर्स हैं अभी, जस्ट आपसे पिछले वाले अटेम्प्ट में अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी लेके आएंगे। ये थोड़ा प्रमोशनल है भाई, ये टीम ने डाला हुआ है। अपने अपने जूनियर्स को, दोस्तों को रेफ़र कर दीजिएगा CA इंटर ऑडिट के लिए, CA फाइनल ऑडिट के लिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन वीडियोस आई होप आप सबको मिल गई हैं। रिवीजन वीडियोस बोल दो हाँ के ना, रिवीजन वीडियोस। ओके एंड यस, अगर आप इसे यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी चैप्टर की रिवीजन वीडियोस हैं। चैप्टर के साथ साथ हाउ टू स्टडी CA इंटर ऑडिट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, अब जो बचा नहीं है, हाउ टू स्टडी चैप्टर 5 कंप्लीट ऑडिट प्लेलिस्ट, और चैप्टर 9 की भी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो। मैं फिर ये बातें आपको याद दिला रहा हूँ, कहीं आप भूल ना जाएं। आइए अब जल्दी से हम लोग चर्चा करते हैं अपने MTP 2 के ऊपर, जो कि ICAI ने रिलीज़ किया है, राइट। एंड इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो केस स्टडी में आपको एक चेंज नज़र आ रहा है कि अब आपके पास 3 केस स्टडीज़ आ रही हैं, 8 मार्क्स ईच। पहले क्या हो रहा था 10, 8, 6, अब हो रहा है 8, 8, 8। तो इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता भाई कि 10, 8, 6 करेगा या 8, 8, 8 करेगा, क्योंकि पिछले वाले में 10, 8, 6 ही था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब इस वाले में 8, 8, 8 इन्होंने निकाल दिया है। ओके चलिए, हम लोग 30 on 30 लेने की कोशिश करेंगे MCQ में। थोड़ा सा टफ है इस बार का MCQ, बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। आइए, ये मार्क्स वाइज वेटेज मैंने आपको बता दी है। ये कंबाइंड वेटेज है, चैप्टर वाइज आपको कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है पूछा गया है। गौर देने वाली बात यह है कि चैप्टर 2, 3, 4 सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते जा रहे हैं, और चैप्टर 5 से अगर आप देखेंगे 23 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए, 23 मार्क्स के, राइट। और चैप्टर 11 से आप अगर देखेंगे लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो भी अपलोड करा है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है वो आता है ना। तो प्लीज़ इन चीज़ों को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। MCQ पार्ट की भी चैप्टर वाइज वेटेज मैंने आपको अलग से दे दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस स्टडी। बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है, ज़बरदस्त केस स्टडी है। आइए ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। DLP and Associates, DLP and Associates, आ जाओ भाई। DLP and Associates, a firm of chartered accountants, are in the midst of the conducting an audit of Twist and Spin Limited। ठीक है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, आप ऑडिट कर रहे हैं ट्विस्ट एंड स्पिन का। द कंपनी हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर द लास्ट 15 ईयर एंड हैज़ अपॉइंटेड DPL and Associates एज देयर ऑडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, DLP DPL एक ही बात है। तो पहली बार जो है ऑडिटर अपॉइंट करा है इन्होंने इस फर्म को। ओके, फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बिगनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24। याद रखने वाली बात है, फर्स्ट टाइम आप ऑडिटर बने हैं, फर्स्ट टाइम। तो ओपनिंग बैलेंस वाला स्टैंडर्ड याद है आप लोगों को। ओपनिंग बैलेंस वाला स्टैंडर्ड यहाँ पे लग सकता है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आपको याद आनी चाहिए। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ एस 220 आपको याद आना चाहिए। और प्लानिंग में भी आपको अगर याद हो, ऑडिट प्लानिंग हम लोग पढ़ते थे SA 300। तो वैसे तो SA 300 कॉन्टिन्यूइंग अरेंजमेंट्स में लगता था, लेकिन मुझे बताइए क्या न्यू एंगेजमेंट्स के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें बताई गई थी कि स्कोप एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड वर्ड याद आ रहा है आपको? कम ऑन। तो वो सारी बातें मैंने आपको याद दिला दी, कनेक्ट करा दी कि कैसे कैसी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। द टीम इज कंसिडरिंग टू सेंड नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट याद है आपको? नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कब जाती है? नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब होता है जब डिसएग्रीमेंट होगा तभी रिप्लाई आएगा। जब डिसएग्रीमेंट होगा तभी रिप्लाई आएगा, याद आता है? और नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कब जाती है? जब रोमम कब होगा, IC स्ट्रांग होंगे। याद आ रही हैं सारी बातें? कम ऑन, आ जाओ। चलिए देखते हैं ज़रा। द टीम इज कंसिडरिंग टू सेंड नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, okay, as sole substantive procedure to some business entities representing trade receivable appearing in the financial statement of the company. The company had made sales to these business entities in January 24. Such business entities are few and have quite large balances on 31st March 2024. लो भाई, टीम जो है वो क्या कह रही है? नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजेंगे एंड एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर सिर्फ नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजेंगे और टू सम बिजनेस एंटिटी जो बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही हैं। कंपनी ने इनको जो है वो सेल करी है एंड बिजनेस एंटिटीज़ हैव फ्यू एंड हैव क्वाइट लार्ज बैलेंसेज। तो भाई थोड़ी सी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, लार्ज बैलेंसेज हैं। आवर टीम मेंबर्स आर नॉट ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग सेंडिंग नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है कि नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना सही रहेगा ऐसे केस में? ज़रा चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं। नेगेटिव कन्फर्मेशन को एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज़ करना सही रहेगा? मुझे बताओ।
नो 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 नो। सही जवाब कि भाई बिल्कुल सही नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ज़रा। बिसाइड्स कंसिडरिंग सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, द एंगेजमेंट टीम हैज़ प्लान्ड सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर pertaining टू ट्रेड रिसीवेबल। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के साथ साथ ये कह रहे हैं भाई, एंगेजमेंट टीम वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ और ऑडिट प्रोसीजर भी लगाने चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर। दीज प्रोसीजर इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइसेज इशूड ड्यूरिंग लास्ट 7 days ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। जो आपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट के 7 days में इनवॉइसेज इशू करे हैं, उनकी वेरिफिकेशन टू वेरीफाई दैट गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड बाय द कंपनी। ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई गुड्स जो है डिस्पैच कर दिए हैं किसने, कम ऑन, गुड्स जो है डिस्पैच कर दिए कंपनी ने। ओके ठीक है। अच्छा वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, शायद आपसे ये एग्जाम में ना पूछें, बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि इससे कौन सी असर्शन जो है वो चेक हो रही है, इससे कौन सी असर्शन चेक होगी? चलो मैं आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज वैसे चेक करने की कोशिश करता हूँ। इस प्रोसीजर से कौन सी असर्शन चेक होने वाली है? वेरी गुड ऋषभ, बहुत ही बढ़िया, छा गए छा गए छा गए, बहुत बढ़िया। अच्छा जी चलिए आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं ज़रा और क्या क्या बातें हमारे पास लिखी हुई हैं। सिलेक्शन ऑफ फ्यू इनवाइसेस फ्रॉम एजिंग रिपोर्ट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2024 फॉर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ द बिल्ड अमाउंट एंड टू करेक्ट कस्टमर ऑन करेक्ट डेट्स। तो हमने भाई कुछ इनवॉइसेस उठा लिए एजिंग रिपोर्ट से, जिसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि करेक्ट बिल अमाउंट है और करेक्ट लोगों के पास जो है वो बेसिकली बिलिंग जो है वो करेक्ट हुई है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं आपसे, बिलिंग जो है वो करेक्ट हुई है, ये चेक करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, एजिंग रिपोर्ट उठा ली है। ये चैप्टर 5 आप लोगों को याद है? चैप्टर 5 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कम ऑन। तो चैप्टर 5 में हम लोग एजिंग शेड्यूल वगैरह के बारे में बातचीत करते थे, ये उस पर चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा प्रोसीजर हमने देख लिया। आइए तीसरे प्रोसीजर पे चलते हैं ज़रा, तीसरे प्रोसीजर पे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने हुए हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, ये सारी को ये इन सब के लिए भी हमने क्या बना लिया, शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेट्स हमने बना लिया। देन रिव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स टू इंश्योर दैट इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी पॉलिसी। जो डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज पर कंपनी पॉलिसी नहीं, हमने इसके लिए भी एक प्रोसीजर जो है बना लिया। ओके क्वेश्चन देखेंगे इस पर क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछेंगे इस पर क्या देखा है, तब हम इसमें से आंसर निकाल लेंगे। अभी के लिए हमने ये देखा कि भाई एंगेजमेंट टीम बोल रही है कि 4 एक्स्ट्रा प्रोसीजर भी हम लोग लगाना चाहते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे। ओके फिर हमारा एक जूनियर टीम मेंबर है एस, उसने ऑब्जर्व किया कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑब्जर्व दैट शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ओके ठीक है जी। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये तो आप मुझे बताओगे, अकाउंट्स का क्वेश्चन है। वेरी गुड, ऋषभ ने बता भी दिया, शाबाश। बाकी लोग भी बताने की कोशिश करो कि कहाँ पे आएगा भाई आपका ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कम ऑन, ऋषभ ने सही बताया है। अकाउंट्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बोलिए। ये आपके लिए आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए आइए देखेंगे इसके ऊपर भी क्या क्वेश्चन पूछते हैं। द एंगेजमेंट टीम वांट्स टू इंश्योर दैट ओनली द इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय द कंपनी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डू नॉट इंक्लूड एनी इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू द थर्ड पार्टी। मुझे नहीं पता क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा, लेकिन आप मुझे बताओ कि भाई एंगेजमेंट टीम कह रही है कि हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि जो इन्वेंट्री कंपनी की है सिर्फ वही आ रही हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कोई इन्वेंट्री ना आ रही हो। असर्शन बोलो, असर्शन बोलो, कौन सी असर्शन है? वेरी गुड, वेरी गुड ऋषभ, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बोल लो, और कौन सी असर्शन है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कहीं भाई कंपनी ने इन्वेंट्री, पड़ोसी की इन्वेंट्री तो नहीं दिखा रखी है? मुझे नहीं पता इस पर क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, मैं आपसे जनरल नॉलेज आपकी चेक कर रहा था। दे आर कीन टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस असर्शन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस भी चेक करना चाहते हैं, और इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस चेक करने के लिए इन्होंने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर सोचे लगाने के लिए। कंपैरिजन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ करंट पीरियड विद प्रीवियस ईयर, वर्टिकल एनालिसिस ऑफ करंट पीरियड विद प्रीवियस ईयर। वर्टिकल एनालिसिस सोच के घबराइएगा मत, वैसे तो आपने शायद अकाउंट्स में पढ़ा होगा। वर्टिकल एनालिसिस आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, हम हर एक आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल की एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल भाषा में। नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए वर्टिकल एनालिसिस पे एक एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड कर दी है। इट इज़ अ मेथड यूज टू कंपेयर डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द सेम पीरियड बाय शोइंग ईच आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस फिगर। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव साइज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस आइटम ऑन द स्टेटमेंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आपके डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द बेस फिगर। ओके, नीचे एक एग्जांपल भी दे दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। अब सुनिए जरा मेरी बात को, वापस आते हैं। ठीक है जी, एक इन्होंने ये करना है, वर्टिकल एनालिसिस करना है।
कंपैरिजन ऑफ बजटरी एक्सपेक्टेशन विद एक्चुअल्स, तो एक्चुअल और बजट को कंपेयर करना है, एंड परफॉर्मिंग परचेज एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट, सेल्स और परचेज का कट ऑफ टेस्ट भी हमने जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है साहब। नाउ अभी देखो केस स्टडी कितनी बड़ी है, अच्छा खासा हमारा समय लग रहा है इस केस स्टडी के अंदर पढ़ने में, है ना। आ जाओ जरा साथ में। During the course of audit, a team member concluded that company has followed a particular accounting policy for revenue recognition during 23-24, which is in accordance with the accounting standard and applicable financial reporting framework. Okay, but it was not consistently applied in the preceding period, having an impact upon the ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर 23-24। ठीक है, इनकी भाई एक अकाउंटिंग पॉलिसी थी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जो इन्होंने फॉलो करी है 23-24 में, लेकिन प्रीसीडिंग पीरियड में ये इन्होंने कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करी थी, जिनका इंपैक्ट जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे आ रहा है। ओके, आर इज कंफ्यूज रिगार्डिंग दी पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दिस इशू। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो हम बता देंगे भाई क्या होता है ओपनिंग बैलेंस पे इंपैक्ट वगैरह। अच्छा जी, बेस्ड अपॉन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। धीरे धीरे चलिएगा, आराम से। पहले बताओ, केस स्टडी पढ़ ली हमने, रीड कर ली आप लोगों ने भी, MTP2 आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF फाइल आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी दी है आंसर्स की। ओके, अब सुनिए जरा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगेजमेंट टीम members are not able to take decision on sending negative confirmation request to some entities described in the case scenarios. Which of the following statement is in accordance with the standard on auditing? It would be appropriate for the engagement team to send negative confirmation request to these business entity. It would be inappropriate for the engagement team to send negative confirmation request to these business entity. Sending negative confirmation request depend upon the professional judgment and standard do not spell out any confirmation requirement in this respect. इसको तो गलत ही कर दूं, स्टैंडर्ड में बताया गया हमें नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में। Business entities are more likely to respond in case of disagreement. Therefore, sending negative confirmation request always provides better qualitative evidence as compared to other confirmation mode. इसको भी गलत कर दूं क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको ज़्यादा क्वालिटेटिव एविडेंस देती है। चलो अब आंसर बताओ, ए और बी में से आंसर बताओ ज़रा जल्दी से। एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी बोलना शुरू करो। एवरीवन इन द चैट बॉक्स बता दो आंसर। सही जवाब आंसर है हमारा बी। क्यों भी? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है। क्या लिखा है? इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द एंगेजमेंट टीम टू सेंड, इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर द एंगेजमेंट टीम टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मैंने आपके लिए इसका रीज़न भी लिख दिया है कि भाई क्यों इनअप्रोप्रिएट होने वाला है। हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर तभी यूज़ करते हैं जब रोमम लो होता है, पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस होती है, स्मॉल आइटम होते हैं, लो एक्सेप्शन रेट होते हैं और ऑडिटर को कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दिखती जिससे देखे उसे लगे कि भाई रिस्पॉन्स में दिक्कत आने वाली है। कम ऑन बोलिए। और हमें साफ बताया गया था भाई एसएस रोमम जो है वो हाई है, रोमम रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवेबल में। एक्सप्लेनेशन क्लियर है? एक्सप्लेनेशन क्लियर है आप लोगों को? आ जाओ जी, चलो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर pertaining to trade receivable described in the case scenario is not related to verification of completeness assertion? देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, मेरे हिसाब से ICAI का जो आंसर सेकंड क्वेश्चन का है वो गलत है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। ICAI ने आंसर दिया कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ICAI ने सिंपली ये देखा कि हमारी यानी ICAI की बुक में क्या लिखा हुआ है और उससे मैच करने की कोशिश करवाई है। अदरवाइज ये जो कह रहे हैं आपसे बोल रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्लीशन असर्शन से रिलेट नहीं करती, कौन सा ऐसा ऑडिट प्रोसीजर जो कंप्लीशन असर्शन से रिलेट नहीं करता। आप अगर इसको ढूंढने बैठेंगे, मैंने इसको तभी आपने देखा मार्क भी कर रखा है अलग से, क्योंकि भाई इसमें से ऑलमोस्ट मैं हर किसी से आपको बता सकता हूँ, हर किसी प्रोसीजर से मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये कंप्लीशन प्रोसीजर से जो है वो रिलेट करते हैं, कंप्लीशन असर्शन से जो है वो रिलेट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंप्लीशन प्रोसीजर से रिलेट करते हैं। ICAI ने जो आंसर दिया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ICAI बोलता है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेट्स ऐसी चीज़ है जो कंप्लीशन से रिलेट नहीं करता है। बट मेरे हिसाब से मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये प्रोटेस्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रिपरेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेट भी जो है वो आपकी बेड डेट्स की कंप्लीटनेस, बेड डेट्स सारे के सारे प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है नहीं, ये आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, असर्शन में हेल्प कर सकता है, राइट। इसलिए भाई मैं प्रोटेस्ट में बस ICAI ने जो आंसर दिया है वो आपको बता देता हूँ कि ICAI के हिसाब से जो थर्ड है वो आपका कंप्लीटनेस से रिलेट नहीं करता है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसा क्यों है भाई? ICAI ने अपनी बुक के हिसाब से बस चेक कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को
आईसीए के हिसाब से आंसर लिख के देने की कोशिश कर दी है। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप। दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू इंश्योरिंग दैट ऑल सेल्स आर मेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर रिकॉर्डेड, इसलिए कंप्लीटनेस, क्योंकि हमने लास्ट 7 डेज के इनवॉइसेस चेक करे थे। ठीक है, एजिंग रिपोर्ट से हमने उठाया। दिस प्रोसेस इज एम्ड एट वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ बिल्ड अमाउंट, करेक्ट कस्टमर डिटेल, डेट एटसेट्रा। हाउ बाय इंश्योरिंग इनवॉइसेस आर करेक्टली रिकॉर्डेड इट इनडायरेक्टली सपोर्ट्स कंप्लीटनेस असर्शन। ओके, लड़ाई हो सकती है कि कंप्लीटनेस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, हम उस लड़ाई में नहीं पड़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेट, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग बेड डेट्स विच इज मोर अबाउट वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी रादर देन कंप्लीटनेस ऑफ ट्रेड रिसीवल। दिल पे पत्थर रख के मैंने ये लिख दिया क्योंकि भाई आईसीए की बुक में लिखा हुआ है, अदरवाइज ये भी कंप्लीटनेस असर्शन को इनडायरेक्टली एड्रेस करता है। ओके ओके, तो मैं थोड़ा प्रोटेस्ट में आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। एंड रिव्यूइंग ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्काउंट, तो दिस इज रिलेटेड टू इंश्योरिंग डिस्काउंट्स आर करेक्टली अकाउंटेड फॉर विच कुड इम्पैक्ट द कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंप्लीटनेस असर्शन फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो ये सिर्फ आईसीए को खुश करने के लिए। इसका आंसर है 3, दैट 3 का आंसर है सी, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेट्स। ओके, अब आपके मन में अगर ये सवाल चल रहा है कि हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में, तो मैं आपको उसका भी लॉजिक क्लियर कर देता हूँ। आप लोग कैसे करेंगे भाई, अगर आपको उस समय क्लिक कर जाए कि आईसीए की बुक में क्या लिखा है, वेरी गुड, नहीं तो जनरल अपनी नॉलेज के बेसिस पे आप लोग आंसर करके आ सकते हैं। ठीक है जी, आइए। स्पीड ठीक लग रही है, मुझे जल्दी बताओ, स्पीड ठीक लग रही है? पक्का? चलो, रॉबिन बोल रहा है यस सर, देखे थे आपके प्रोटेस्ट। हो गए भाई प्रोटेस्ट को भी, अब तो 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये हमने कर लिया। गाइड द टीम मेंबर एस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो इसके लिए भाई अकाउंट्स वाले सर को फ़ोन लगाया जाए। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कैसे क्लासीफाई होता है? करंट लाइबिलिटी में होता है क्या? नहीं। अंडर शेयर कैपिटल फर्दर इट इज़ ऑल्सो क्लासीफाइड इन पेड अप शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेरे हिसाब से ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? सी ही इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। बोलिए, आप लोग बताइए बल्कि मुझे। ओके, तो इसका आंसर तो हमने क्वेश्चन पढ़ते समय ही सॉल्व कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे डाल दिया, घबराइए मत। नाउ 4th क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। विच ऑफ द प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू इन्वेंट्रीज आर नॉट इन द नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? आपने इन चारों में से डिसाइड करना है कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। क्वेश्चन छोड़ो, मुझे ही बताओ इन चारों में से कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स सही जवाब दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आप सबके जवाब यहाँ पे ले आता हूँ स्क्रीन पे, और सही जवाब है डी, कट ऑफ वाला, बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने क्या करना है कि भाई 4th वाला जो है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है ना। अच्छा 1 मिनट रुकना, एसी बंद कर दूं भाई, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो जी, बैक। आइए जी, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट मुद्दे पे। और नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। आई होप इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे आप। विच ऑफ द प्लान ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट इन द नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? तो आंसर इज 4 ओनली। लीजिए, ये आपकी केस स्टडी 1 हुई, 8 मार्क्स की थी। कितने मार्क्स आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं 8 में से? ज़रा मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। 8 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग? बता दो, सच्ची सच्ची बातें बता दो। वीडियो ऑन कर लो। 4, 6, 6, 8, 6 तो आराम से, 4, 6। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये आपकी जो नॉर्मल केस स्टडीज़ हैं उससे एक नॉच ऊपर थी। 6 वाले बच्चों बहुत ही बढ़िया, 8 वाले बच्चों तुम तो छा गए, 4 वाले बच्चों थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। एंड आई बिलीव कि भाई इंस्टीट्यूट, और देखो इंस्टीट्यूट पे बिल्कुल भाई मेरे को एक पैसे का विश्वास नहीं है, और विश्वास होना भी नहीं चाहिए, नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट इन द पॉजिटिव सेंस। आप उनसे ये नहीं बोल सकते ना आसान क्वेश्चन पूछो, तो आपको हर तरह की केस स्टडी करके जानी पड़ेगी। अभी इसमें और भी 2 केस स्टडीज़ का लेवल जो है वो अच्छा खासा है, इसलिए प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा और साथ में बने रहिएगा। पहले एक बार कंफर्म कर दो स्पीड ठीक है, स्पीड ठीक है, कैच कर पा रहे हो सब चीज़ें? बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे साथ साथ। चलते हैं अपनी केस स्टडी नंबर 2 पे। केस स्टडी नंबर 2 हमारी कहाँ है? ये लीजिए। CAJ is nearing completion of audit of Cheap Cost Private Limited, a manufacturing company for the year 23-24. The draft financial statement of a company show a profit before tax of 5 crore. Materiality for financial statement as a whole
हैज़ बीन डिटरमाइंड एट 5% ऑफ पीबीटी। आई होप बेंचमार्किंग वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चल गया, राइट। तो इन्होंने पीबीटी को बेंचमार्क माना, उस पर 5% लगाया और उसे क्या मान लिया, मर्टिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। एट द एंड ऑफ जून 24 ही इज कंसिडरिंग फॉलोइंग इशूज फ्लैग्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट विच रिमेन अनकरेक्टेड। ठीक है जी। नंबर 1, a fire took place in one of the premises of the company on 1st May, resulting in damages to all the inventory lying there amounting to 1 crore. कंपनी के प्रमाइसेस में आग लगी, इन्वेंट्री जो है वो जल गई, 1 करोड़ की। इन्वेंट्री ऑफ इफेक्टेड प्रमाइसेस आर इंश्योर्ड बाय क्विक बीमा लिमिटेड फॉर ₹50 lakh and the company has also lodged a complaint with it which is still to be settled. Okay. अब पहले तो मुझे बताओ ये कैसा इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जल्दी बताओ। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। ये है एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बहुत बढ़िया। एडजस्टमेंट चाहिए, डिस्क्लोजर चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, डिस्क्लोजर चाहिए। ऐसे याद आ रहा है, ऐसे कौन सा, ऐसे कौन सा, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The company has debited 10 lakh under machinery account, whereas expenditure relates to normal wear and tear of high-speed automated machinery. गलती हो गई, महापाप हो गया है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नॉर्मल वियर एंड टीयर को इन्होंने क्या कर दिया, वेयर एज एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो एक तरीके से नॉर्मल वियर एंड टीयर से रिलेटेड कुछ खर्चा था वो इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, इग्नोर डेप्रिसिएशन इफेक्ट। अच्छा ठीक है, अमाउंट हैज़ बीन रॉन्गली कैपिटलाइज, खुद ही लिख रहे हैं, अमाउंट हैज़ बीन रॉन्गली कैपिटलाइज अंडर मशीनरी अकाउंट। चलिए, द कंपनी हैज़ नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन अराइविंग एट वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, कंपनी ने प्रॉपर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया है इन अराइविंग एट वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, इतने बात सुन के मुझे बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम होगी इससे, इन्वेंट्री की कौन सी असर्शन में वैल्यू प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने गलती से आंसर ही बोल दिया, बट कोई बात नहीं, चलो तुम भी बता ही दो दोस्तों। वेरी गुड रुबुल, बहुत बढ़िया। वैल्यूएशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि भाई कंपनी ने क्या नहीं करा है, प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं करा है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन अराइविंग एट वर्क इन प्रोग्रेस। फर्दर एस्टिमेट रिगार्डिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हैव नॉट बीन मेड प्रॉपरली। ऑल सच फैक्टर्स हैव रिजल्टेड इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बाय 20 लाख। खुद ही बता दिया कि भैया ओवर स्टेटमेंट है वर्क इन प्रोग्रेस में। ओके, नो अदर इशूज एक्सेप्ट एज स्टेटेड अबव मेरिट अटेंशन। और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है नहीं। Beside written representation letter has also been obtained on the matters concerning management responsibility regarding fulfillment of responsibility of PPFS and providing access to all information. However, written representation provided to CAJ begins in the below stated manner. I salute to ICI कि भाई साहब बच्चों की जान निकाल दी इस क्वेश्चन ने। अब जो आप पढ़ने वाले हैं, जिसने डिटेल में पढ़ा हुआ है, स्टडी मैट खोला है, वो तो कर पाएगा, अदरवाइज भाई दिक्कत होगी। तो इन्होंने कह रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है, द रिप्रेजेंटेशन लेटर इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद योर ऑडिट। बेसिकली मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो मैनेजमेंट लिख के दे रही है, रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है इज इन कनेक्शन विद योर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द चीप कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिस for the purpose of expressing an opinion as to whether financial statement give a true and fair view in accordance with the applicable accounting standards in India. We confirm that to the best of our knowledge, ये मैनेजमेंट लिख के दे रही है, we confirm that to the best of our knowledge and belief, मैं हट जाता हूँ, having made such inquiries as considered necessary for the purpose of appropriately informing ourselves based upon the above, answer the following question. तो बेसिकली ये आप लोगों को इन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, कम ऑन, ये आप लोगों ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट दे दिया। अच्छा भाई, पहली बात, अगर आपने अभी जैसे एक विनायक भाई आए, कह रहे सर बस अभी अभी क्लास बाय करी है, मेरे भाई अभी अभी क्लास बाय करी है, तो ये आपको सर में दर्द दे देगा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये उनके लिए जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं जस्ट अभी, ठीक है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये बिल्कुल हम लोग लास्ट स्टेज में है, MTPs डिस्कस कर रहे हैं। खैर, पहले आप मुझे बताइए, ये क्लैरिटी आई कि ये क्या है, ये टेक्स्ट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का जो मैनेजमेंट ने आपको दिया है। आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। Which of the following statement is most appropriate as regard the fire incident? Auditor should ask management to adjust the financial statement. मेरे हिसाब से no. The auditor should ask management to adjust the financial statement. मैंने इतना ही पढ़ के no बोल दिया। The auditor should ask management to disclose it in the notes of accounts. ये सबसे बेटर लग रहा है मुझे अभी तक। The auditor has no responsibility regarding the described fire incident. गलत, C is the right answer. क्या बोलती पब्लिक? Come on. Okay. अच्छा जी, नेक्स्ट, identify the correct option regarding materiality of uncorrected misstatement regarding wrong capitalization of machinery account. तो आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं भैया करेक्ट ऑप्शन बताओ कि क्या है जो मशीनरी अकाउंट में जो मिस्टेक हुई है उसकी मटेरियलिटी को लेके करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास क्या है। आइए देखते हैं। एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस,
द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर नॉट मटीरियल। अब मटीरियलिटी पता कैसे चलेगी हमें? 5 करोड़ का 5% निकालना ज़रा, 5 करोड़ का 5% निकालो पहले जल्दी से। क्या हमने ऐसा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने, मुझे बताओ, क्या क्लास में भी किया था ऐसे मटीरियलिटी निकाल के? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बल्कि मटीरियलिटी पूरा समझाया है ऐसे ही है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके ही शुरू किया था, और बाई चांस की बात है शायद उसमें 5 करोड़ ही था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं नोट्स में भी चेक करूंगा, बाई चांस हमारे एग्जाम्पल में 5 करोड़ ही आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 5 करोड़ का हमने पहले मटीरियलिटी लेवल निकाला था, फिर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एग्जाम्पल निकाला था। नहीं, शायद हमारा ये था 100 करोड़ था, 100 करोड़ की मटीरियलिटी 5% 5 करोड़ आ रही थी, ऐसा कुछ था। खैर एनीवेज, हमने प्रैक्टिकली ये बात सीखी हुई है सारी चीज़ें। अब आप मुझे बताइए कि भाई इनकी 5 करोड़ का पीबीटी है, 5 करोड़ का 5% निकाल के आप मटीरियलिटी लेवल आपने निकाल लिया। मिस्टेक कितने कितने की हुई है ज़रा देखो। मशीनरी में 10 लाख की मिस्टेक हो गई और इन्वेंट्री में 20 लाख की मिस्टेक हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ज़रा देखते हैं प्लीज़। Identify the correct option regarding the materiality of uncorrected misstatement relating to wrong capitalization and overstatement. The uncorrected statement are not material. कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई? Uncorrected statement material है कि नहीं है आपकी नज़रों में? पहले तो मुझे बता दो, ये जो uncorrected misstatements हैं ये material हैं कि नहीं है? मुझे बता दो जल्दी से, come on everyone. बिल्कुल material है भाई। Aggregate exceed कर रहा है ना materiality level for financial statement as a whole को। आओ ज़रा देखते हैं। Okay. The uncorrected misstatements are material, okay, in the context of audit of financial statement as a whole, and their effect on the opinion should be considered. अभी तक सबसे सही आंसर यही लगा है, एक ए तो इनकरेक्ट लगा, बी सही लगा। सी, the uncorrected misstatement are not material in context of the audit of financial statement as a whole, as they are in the nature of the management's judgment. नहीं नहीं भाई, मटीरियल है, बात खत्म। मटीरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, एंड द ऑडिटर शुड करेक्ट दीज। क्यों भाई? ऑडिटर इनको क्यों करेक्ट करेगा? ज़्यादा ऑडिटर क्या कर सकता था? अरे रुक जा भाई, इमरजेंसी कॉलिंग। ज़्यादा ऑडिटर क्या कर सकता था? ऑडिटर जाके भाई मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता था कि मैनेजमेंट इसे ज़रा ठीक कर दो। कम ऑन, बोलिए हाँ कि ना। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या बन रहा है? मेरे हिसाब से राइट आंसर इसका बन रहा है बी। ऋषभ तुम्हारे तो भाई 70 से ऊपर नंबर तो मिनिमम आने चाहिए। आओ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The auditor has performed certain audit procedure described in the case scenario relating to inventory of work in progress. Such procedure are related to verification of dash assertion. आप खुद ही बता सकते हो, बहुत आसान। ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ते समय डिस्कस कर लिया था। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, सब बालक लिखेंगे, बालिकाएं भी लिखेंगी। बी इज द राइट आंसर। ओके चलो जी आ जाओ। 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे आप फंस जाओगे। The extract of the written representation is proper. The use of words having made such inquiries is not permitted. The use of word to the best of our knowledge and belief is not permitted. The use of both kind of word is not permitted. देखो भाई, ये बात शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, राइट? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी, मैंने आपके लिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो फॉर्मेट भी लगा दिया। जहां जहां आईसीआई भाई साहब हमसे टफ क्वेश्चन पूछेगा हम उसको कवर कर लेंगे। अब जरा देखिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑन द लेटर ऑफ द एंटिटी, फॉर्मेट क्या है ज़रा पढ़ते हैं। ये फॉर्मेट है आईसीआई की बुक के हिसाब से। द रिप्रेजेंटेशन लेटर इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद योर ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। ओके, वी कन्फर्म दैट to the best of our knowledge and belief having made such inquiries as we consider necessary for the purpose of appropriately informing ourselves। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है और क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे बताइए। कम ऑन। तो भाई ये एक्सट्रैक्ट जो है वो सही है, और इसलिए ये मेरे हिसाब से सही आंसर इसका क्या होना चाहिए कि भाई द एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड इन द केस सिनेरियो इज प्रॉपर। यानी कि जब आप मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो मैनेजमेंट हैज़ गॉट ऑल द राइट्स टू स्टेट व्हाट, कि भाई हम कंफर्म कर रहे हैं, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। 100% गारंटी मैनेजमेंट भी दे रही, बट उनके पास जो नॉलेज और बिलीफ है वो ये मानते हैं कि सही है जो हम आपको बता रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए। क्वालिफाइड लैंग्वेज परमिटेड है, बिल्कुल सही, इजी। चलिए ये क्वेश्चन मैं एक मानता हूँ आपको परेशान कर रहा होगा, बता दीजिए। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, कर लिया हमने, हाँ चारों कर लिए। इसमें कितने स्कोर कर रहे हो? जल्दी बोलो। 8 6 6 6 6 6 8 8 और 6 के बीच में बनते थे, इसमें 4 अगर कर रहे हैं तो भाई दिक्कत में है आप। चलिए बहुत ही बढ़िया, आइए नेक्स्ट पे चलें। स्पीड ठीक है,
एग्जाम से जस्ट पहले मॉक टेस्ट करा रहा हूँ आप लोगों को भाई, थोड़ा सा तभी थोड़ा स्पीड फास्ट पकड़ के चल रहा हूँ। स्पीड अगर आपको सही लग रही है तो यस लिख दीजिए चैट में, बहुत बढ़िया। आइए थर्ड केस स्टडी पे चलते हैं जल्दी से अपने। MPMN Associates, a firm of chartered accountant, have received an offer letter from PST Bank for carrying out a statutory audit of their Chandigarh branch for the financial year 23-24. Offer letter inter alia requests the audit firm to give an undertaking in writing that the firm is not disqualified under section 141 subsection 3 clause D and उसका सब क्लॉज जो है वो आपका आ गया 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है एक क्या देनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि भाई मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, राइट। अच्छा जी, सच प्रोविजन लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन as auditor of the company if he, his relative or partner is indebted to the company subject to certain prescribed condition. Before accepting the said audit, the firm checks out whether it complies with the law requirement. However, there is a difference of opinion among the firm personnel whether such an undertaking can be given in the case of bank. तो यहाँ पे एक लड़ाई हो गई कि भाई कि इन केस ऑफ बैंक क्या ऐसी अंडरटेकिंग देनी भी होती है या नहीं देनी होती है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है कि भाई वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमेशा ऑडिट एक्सेप्ट करते समय कंपनीज के केस में एज पर कंपनीज एक्ट एक अंडरटेकिंग देनी होती है दैट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। क्या ये बात बैंकिंग के केस में भी एप्लीकेबल होगी या नहीं, ये फाइट होने वाली है। ओके चलिए देखते हैं जरा। द ऑफर लेटर ऑल्सो कंटेन फॉलोइंग डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द ऑडिटर इन केस दे चूज टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। ओके हाँ जी, तो ऑफर लेटर ऑल्सो कंटेन फॉलोइंग डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द ऑडिटर इन केस दे चूज टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। वी डिक्लेयर दैट वी विल नॉट कम्युनिकेट और अलाउ टू बी कम्युनिकेटेड टू एनी पर्सन नॉट लीगली एंटाइटल्ड देयर टू एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ PST बैंक। तो बैंक आपसे एक डिक्लेरेशन लिखवा रहा है, वी डिक्लेयर दैट विल नॉट कम्युनिकेट और अलाउ टू बी कम्युनिकेटेड टू एनी पर्सन नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू, आपसे कॉन्फिडेंशियलिटी की कसम खिलवाई जा रही है, एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ PST बैंक और टू द अफेयर्स ऑफ द पर्सन हैविंग डीलिंग विद द PST बैंक, nor we will allow any such person to inspect or have access to any books of accounts belonging to or in the possession of bank relating to the business of the any person having dealing with the bank। ठीक है जी, तो हम लोग भाई किसी को आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे। ऑडिट फर्म हैज ऑल्सो रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट किट प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। ऑडिटर को एक जो हमारे मेन ऑडिटर हैं बैंक के, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट किट भेजी है। इट रिलेट्स टू स्कोप ऑफ ऑडिट, एरियाज ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन and requires audit firm to confirm certain matters like adherence to RBI Master Circular for income recognition, asset classification, provisioning and adequacy of checking of books of accounts based on sample etc. to them by way of a letter। खैर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं कनेक्ट करवाना चाहता हूँ, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लें ये लोग, हम देख लेंगे, लेकिन आप याद कीजिए ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने ब्रांच के ऑडिटर्स को गाइड कर रहा है कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, एरिया ऑफ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन क्या है, साथ साथ में आपको कौन कौन से मैटर्स को जो है कंफर्म करना है, अपने RBI के मास्टर सर्कुलर को फॉलो करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे देख लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। द डॉक्यूमेंट किट ऑल्सो रिक्वायर्स MPMN एसोसिएट्स टू कंसिडर एडवर्स कॉमेंट्स मेड बाय स्टॉक ऑडिटर ऑफ बोरोवर्स enjoying cash credit facility in their report for the purpose of reporting. It also contain specific instruction to check the foreign letter of credit। अच्छा जी ठीक है जी, तो लेटर ऑफ क्रेडिट आप लोग समझते हैं, एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होती है, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होती है, बैंक कमीशन और फीस जो है उसके ऊपर अर्न कर रहा होता है। आ जाओ ठीक है जी, तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलने चेक करने के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है to check foreign letter of credit issued during the year in compliance with the sanctioned term of respective borrowers and to verify income recognized in respect of FLC। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए हैं। कंपैरेटिवली एक अच्छे लेवल की केस स्टडी है ये, जो भी तक आपने करी उससे थोड़ा सा एक नॉच ऊपर है। बैंक ऑडिट वैसे ही बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, बट थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कर लेंगे इसको भी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013। आइए जरा देखते हैं। The referred provision mainly address self-interest threat to independence of the auditor. The audit firm can give such an undertaking after verifying it complies with such requirement। Prima facie मुझे ठीक लग रहा है, ये जो प्रोविजन है कि भाई आपने बताना है कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये प्रोविजन क्या इंश्योर कराता है कि कहीं ऑडिटर के ऊपर कोई इंडिपेंडेंस को लेके थ्रेट तो नहीं है, और इंडिपेंडेंस को लेके कौन सी थ्रेट नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट वाली थ्रेट नहीं है। क्यों? अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, अगर आपने कंपनी को लोन गारंटी दे रखी है, कंपनी से लोन गारंटी ले रखी है, तो मुझे बताइए कौन सी इंटरेस्ट बनता है, कौन सा थ्रेट बनता है, कौन सा थ्रेट बनता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बनता है।
आगे देखते हैं। द रेफर्ड प्रोविजन मेनली एड्रेसेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होती थी? जब ऑडिटर ने या ऑडिट की फर्म में से किसी ने कोई काम किया हो और उसी को ऑडिटर की फर्म जाके जो है चेक कर रही, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होती थी। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। टू इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, द ऑडिट फर्म कैन गिव सच एन अंडरटेकिंग आफ्टर वेरीफाइंग इफ इट कंप्लाइज विद सच रिक्वायरमेंट। ओके, द रेफर्ड प्रोविजन मेनली एड्रेस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। ओके, सही है। हाउ द ऑडिट फर्म कैन नॉट गिव सच एन अंडरटेकिंग एज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू कंपनीज एंड नॉट टू बैंक्स। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ऑडिटर को ये जो है वो ज़रूर देनी चाहिए ये डिक्लेरेशन। उससे भाई उसकी भी काम की क्वालिटी जो है वो इंश्योर होती है, उससे ऑडिटर के काम की क्वालिटी भी जो है वो इंश्योर होगी, है ना। आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं ज़रा आगे, देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रेफर्ड प्रोविजन मेनली एड्रेसेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। हाउ द फर्म कैन नॉट गिव सच एन अंडरटेकिंग एज सच प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू कंपनीज एंड नॉट टू बैंक्स। ओके, सेल्फ रिव्यू वाले तो पहले बाहर ही कर दो। अब सेल्फ इंटरेस्ट वाले दो बच गए हैं। मैं हूँ ए के साथ कि भाई ऑडिट फर्म जो है वो अंडरटेकिंग दे सकती है, एक बार बस चेक कर ले कि मैं उन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करती हूँ या नहीं करती हूँ, और उसके बाद जो है वो ये अंडरटेकिंग दे सकती है। डन डन। एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया, चिंता मत करिए। ये लीजिए, द रेफर्ड प्रोविजन मेनली एड्रेस द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। ये तो आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया। ये जो सेक्शन है ये डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है। इफ़ द ऑडिटर देयर रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी। अगर आप सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी का सब क्लॉज 2 देखेंगे, वहाँ पे दो बातें आती हैं। कौन कौन सी बात? तीन बातें आती हैं बेसिकली इसके अंदर। एक होता है शेयर्स का, एक होता है इंडेटनेस का, और एक होता है लोन और गारंटी से रिलेटेड। राइट, शेयर, इंडेटनेस और लोन और गारंटी से रिलेटेड अगर आप पढ़ेंगे तो आपका वो इंडेटनेस से रिलेटेड है। इंडेटनेस मतलब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, इंडेटनेस मतलब क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। राइट, दिस प्रोविजन इज एम्ड एट एड्रेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू नॉन कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द बैंक इज रिलेटेड टू अधेरेंस टू विच फंडामेंटल प्रिंसिपल। जो बैंक आपसे लिखवा रहा है कि आप हमारी बातें किसी को नहीं बताओगे, वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल से डील करता है? कम ऑन टेल मी। बहुत इजी क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन। वो डील करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज बी से। अच्छा जी, आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं ज़रा। नेक्स्ट पे चलते हैं। MPM and associates are required to report on adverse comments made by stock auditors of borrower of branch enjoying cash credit facility। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ रहने वाला है क्वेश्चन। बैंक ऑडिट के कोने कोने से उठा के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, MPM को बोला गया कि आपने एडवर्स कमेंट्स पे भी रिपोर्ट करनी है जो स्टॉक ऑडिटर्स ने दिए हैं और बोरोअर्स ऑफ ब्रांच एंजॉइंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड? Stock auditor make comment in their reports on valuation of security and calculation of drawing power। अच्छा जी, देखते हैं। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास। दूसरा, stock auditor make comments in their report on valuation of security only, however no comments are made on calculation of drawing power। प्राइमा फेसी गलत लग रहा है। देखो, स्टॉक की वैल्यूएशन और ड्राइंग पावर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो Stock auditor make comments in their report on valuation of security, documentation made by bank in respect of sanction credit facilities, leakage of revenue and calculation of drawing power। नहीं, लीकेज ऑफ रेवेन्यू वगैरह के बारे में कहाँ पे कमेंट करेगा भाई ऑडिटर? स्टॉक ऑडिटर मेक कमेंट इन रिपोर्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर ओनली। ये तो बिल्कुल ही गलत है। वैल्यूएशन तो मेन पार्ट होता ही होता है। मैं इसमें किसके साथ जाना चाहूँगा? मैं जाना चाहूँगा इसमें ए के साथ में जाना चाहूँगा कि स्टॉक ऑडिटर मेक कमेंट्स इन द रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। आपके क्या आंसर्स हैं मुझे बताओ ज़रा। आप लोग किसके साथ हैं? अच्छा ठीक है, आप भी ए के साथ ही मैच कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो, आपको दो ही चीज़ें जो हैं वो स्टॉक ऑडिट मैटर करती हैं, एक वैल्यूएशन, एक कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। लीकेज ऑफ रेवेन्यू जैसी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। साथ साथ में कोई एक ही चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती, मतलब दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। ओके, एंड लगा हुआ है बीच में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा टफ आपके लिए होने वाला है, इसके लिए भी मैंने आई से एक एक्सप्लेनेशन डाल दी है। कीपिंग इन व्यू मैटर ऑफ फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, FLCs थी, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट्स थे, जो कि एक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है। डिस्क्राइब्ड इन द केस सिनेरियो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय ब्रांच इज अ नॉन फंडेड लोन, वी एग्री विद दिस। ब्रांच अर्न इंटरेस्ट और interest on issuance of foreign letter of credit which is credited in the interest earned account of the profit and loss account of the branch। ये बताओ ऋषभ, रीजन भी बताओ। ऋषभ ने आंसर तो सही बता दिया। ब्रांच हमेशा फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट पे क्या अर्न करती है? LC पे वो अर्न करती है कमीशन और फीस, नॉट द इंटरेस्ट। द बैंक विच रिसीव्स फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज बेनिफिशियरी बैंक। आंसर इज नो। जिसको मिलता है उसमें बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने नीचे आईसीआई की वो फोटो भी डाल दी है, ये देखिए, ये है बायर, ये है बायर बैंक, इसे हम इशूइंग बैंक भी बोलते हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है किसको? एडवाइजिंग बैंक को, राइट। और ये जो बायर बैंक है ये क्या कमाता है? ये फीस और कमीशन कमाएगा। बोलिए क्या कमाएगा? फीस और कमीशन कमाने वाला है। और मैंने साथ में स्टडी मटेरियल का पेज नंबर भी रेफर कर दिया है जहाँ पे आपको ये इमेज मिल जाएगी। आइए, ठीक है, हमारा ये वाला। अब बताओ इसके चलते कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, जल्दी बोलिए। मेरे हिसाब से ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हाँ जी, ए पार्ट मार्क कर देंगे, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चलो जी, टफ क्वेश्चन था। कितने मार्क्स स्कोर किए बताओ इसके स्टडी में, जल्दी बताओ कितने मार्क्स स्कोर किए, बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनेस्ट बताना। 6, 6, 8 तो किसी के नहीं आने चाहिए इसमें, 8 आ गए अनामिका के। चलो बहुत बढ़िया, 4, 6, 6, 4, 6। चलो भाई ठीक है। 2 वाले तो भाई बहुत हालत ख़राब है। 2 क्यों भाई, इतना भी मुश्किल नहीं था। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, राइट। आइए, ये वाला क्वेश्चन भी सुपर इजी क्वेश्चन था, इसमें भी हो सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, ऑनेस्ट बता रहे हो, बहुत बढ़िया है। हमारी 3 केस स्टडीज़ हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने जनरल एमसीक्यूज़ की तरफ, और जनरल एमसीक्यूज़ देखते हैं क्या पूछे गए हैं। CAY has started planning for an audit of a listed company. Okay. In this respect, he is considering all the matter relating to the acceptance of client. Okay. ठीक है जी, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट से रिलेटेड मैटर्स को कंसिडर कर रहा है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट में कहाँ कहाँ हमने पढ़ा है? हमने 220 में पढ़ा है, हमने 210 के अंदर भी कुछ बातें पढ़ी हैं, और साथ में अगर आपको प्लानिंग का ऐसे याद हो तो PEA, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, याद है आप लोगों को? 220, 220, 210 प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, आइए हमने वहाँ पे पढ़ा है। ओके, चलते हैं आगे। कंसिडरिंग द मैटर रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट, असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, कंसिडरेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। दोबारा से पढ़ देता हूँ, मैं खो गया थोड़ा सा। CAY ने प्लानिंग शुरू करी है, इसके लिए वो सारे मैटर कंसिडर कर रहा है रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट, ओके, असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, कंसिडरेशन ऑफ रिगार्डिंग यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो वो सारी चीज़ें जो है कंसिडर कर रहा है कि भाई एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट करने वाले सारे मैटर्स, रिस्क असेसमेंट वाले सारे मैटर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ये सारी चीज़ें वो कंसिडर कर रहा है। टू हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। लीजिए, आसान क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में फॉल नहीं करती है? अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए, बताइए कौन सी चीज़ जो है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में फॉल नहीं करती है? आंसर इज सी वाला पार्ट जो है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में फॉल नहीं करता है, बल्कि ये प्लानिंग का पार्ट होता है आपका, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है। क्लियर? बोलिए, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म सर्टन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, याद रखिए अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। कौन से वाले स्टैंडर्ड लगाओगे? SA लगाओगे, SRE लगाओगे, SRS लगाओगे, SAE लगाओगे? यही बता दो मुझे, क्या लगाओगे, जल्दी बताओ। लिमिटेड रिव्यू कौन बोल रहा है भाई? नालायक, दुष्ट, पापी। SRS लगेंगे इस पे। SRS रिव्यू मतलब होता है एश्योरेंस। यहाँ पे तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोल रहा है, क्लाइंट से जो आप बोलोगे वो मैं कर दूंगा, तो ये रिव्यू कहाँ से हो गया? आइए, ये आपका हो गया SRS। ओके, देखते हैं। ट्रेड पेबल पे वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाएंगे। सच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंक्लूड वेरीफाइंग लिस्टिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेंडिंग कंफर्मेशन लेटर, reporting factual discrepancy to the company management. Which of these statement is correct? The practicing CA shall perform the work in accordance with SRS and SA 220. सही या गलत? पहले ए बताओ, ए बताओ सही या गलत? ए बताओ सही या गलत? गलत। वाई भैया? SRS जब लग रहे हैं तो ऐसे कहाँ से आ गया? वो तो ऑडिट पे लगता है। द प्रैक्टिसिंग CA shall perform work in accordance with SRS and SQC1. सही या गलत? कम ऑन, ये सही है। SQC1 बताना कौन कौन से एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता था? एवरीवन। SQC कौन कौन से एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता था? कम ऑन, ऑल एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है वो तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा सही आंसर तो मुझे बी ही लग रहा है। C और D, एक में तो SA 220 का जिक्र है और एक में SAs का जिक्र है, तो ये दोनों भी हमारे गलत हो गए हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा एक और MCQ हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन है। द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। इन दिस रिगार्ड व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। सिर्फ ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर का मतलब पता होना चाहिए। ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, नहीं भाई ये तो प्रोप्राइटी ऑडिट हो गया। सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन हो गया। ओके, द प्रोविजन ऑफ द फंड इज आउट ऑफ द एक्सपेंडिचर,
कैन बी इनकर्ड एंड हैज़ बीन ऑथराइज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर ये नहीं हुआ, ये आपका ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन हो गया. एंड फाइनली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड conforms to relevant provision of the statutory enactment in accordance with the financial rules and regulation framed by the competent authority. यही आपका बन गया सही आंसर. ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर इज डी. डन. आसान था ये. कितने स्कोर किए 6 में से? 6 में से कितने स्कोर किए जल्दी बोलो. 6 में से इसमें ज़्यादातर बच्चों के 6 में से 6 आने चाहिए थे. 4 आ रहे हैं कोई बात नहीं, अगर 2 आ रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत में हो. 6 में से 6 शाबाश. आ जाओ जी. चलिए ये तो हमारे सारे के सारे क्या हमने कवर कर लिए, ये सारे के सारे हमने केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज़ कवर कर लिए. अब क्विकली मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कवर कराता हूं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा. 2-3 क्वेश्चंस हैं डिस्कशन वाले. आओ. CDE प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट करी है इन शेयर्स ऑफ ब्लू चिप कंपनीज. एडिशनली इट हैड टेम्पररी डिपॉजिट एक्स्ट्रा फंड्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स इन अ स्केड्यूल बैंक. ठीक है जी, इन्होंने पैसे उठा के जो है वो स्केड्यूल बैंक में रख दिए हैं. डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स अमाउंटिंग टू 1.8 नेट ऑफ TDS 0.2 लाख, यानी कि 1,80,000 का डिविडेंड मिला है, 20,000 का TDS डिडक्ट हुआ था. चलो इनकम टैक्स का क्वेश्चन पूछता हूँ. बताओ बेटा, आपके P&L अकाउंट में ये जब इनकम आएगी तो 1.8 पे आएगी या 2 लाख पे आएगी? 1.8 पे या 2 लाख पे? मुझे जल्दी बताओ. ये आएगी ग्रॉस पे यानी 2 लाख पे. अच्छा जी. उसके बाद बैंक इंटरेस्ट मिला है 2.70 लाख का, उसमें भी भाई साहब TDS कटा हुआ है 30,000 रुपये का, ये भी ग्रॉस पे आनी चाहिए थी. ये सारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए थे. ड्यूरिंग द ईयर 23-24 इट हैज़ सोल्ड सम शेयर्स रिजल्टिंग इन नेट गेन ऑफ 5 लाख. ओके. द कंपनी हैज़ शोन द अबव इनकम एज अंडर द हेड अदर इनकम फॉर अ कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ 9.50 लाख. गलत कर दिया इन्होंने. 9.50 लाख नहीं आना चाहिए था. आना क्या चाहिए था? 10 लाख आना चाहिए था इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. No other information is furnished in the financial statement put up for audit. As the auditor of the company discuss whether the above situation constitutes misstatement in the financial statement of the company, also state few examples of the misstatement. तो ये मिसस्टेटमेंट जो आप चैप्टर 1 में पढ़ते हो वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है. आइए तो पहले तो मिसस्टेटमेंट का मतलब बता दोगे. आई होप ये हर बच्चे को याद है. मिसस्टेटमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन ACPD रिपोर्टेड एंड ACPD रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. राइट. In the given situation, there is a difference in the amount to be recorded as well as in the disclosure in the financial statement item from what is required in the accordance with the applicable financial reporting framework. कंपनी को ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड करना चाहिए था और साथ साथ में क्या करना चाहिए था? In accordance with AS 13, gross amount रिकॉर्ड करना चाहिए था. Therefore, amount recorded under that other income should have been rupees 10 lakh. Okay. Further, in accordance with the disclosure requirement of Schedule 3, क्या करना था? अदर इनकम शैल बी क्लासिफाइड इन द अबव सिचुएशन. अदर इनकम को प्रॉपर क्लासीफाई करके दिखाना था. इंटरेस्ट इनकम कितना है, डिविडेंड इनका है, डिविडेंड कितना है, एंड नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है. ओके. अब इस क्वेश्चन का कोई देखिए, ये आपको पक्का बता सकते थे. ये तो बिल्कुल जेनरिक बात लिखी है ना भाई, क्या गलती करिए वो बता दो. फिर उसके बाद आप अपनी बुक चेक कीजिए, क्या आपके बुक में ये एग्जांपल्स हैं? फ्यू एग्जांपल ऑफ मिसस्टेटमेंट चैप्टर 1 के अंदर जाके चेक कीजिए, क्या आपकी बुक में ये फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट दे रखे हैं? बोलिए हाँ के ना. बिल्कुल दे रखे हैं जी. एग्जैक्टली ये एग्जांपल दे रखे हैं. एक बार पढ़ा देता हूँ. कैपिटल को रेवेन्यू में चार्ज कर दिया और वाइस वर्सा. डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम में डिफरेंस है जो आपने किया और जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में था. आपने अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो इनअप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर ली है. आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर डिफरेंस है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग एस्टीमेट है और जो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको गाइड किया गया उसके बेस में उसके हिसाब से जो आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट बनना चाहिए था. फेक एक्सपेंसेस की इंटेंशनल बुकिंग कर ली है. अकाउंट्स रिसीवेबल को ओवरस्टेट कर दिया है. अकाउंट्स रिसीवेबल को ओवरस्टेट कर दिया. इन्वेंट्री को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर दिया है. रिवीजन लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया है. रिवीजन में एग्जांपल रिवाइज नहीं है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं. वैसे हमने क्लास में कवर करे हुए हैं, आपकी बुक में भी ये आते हैं. कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल. डिस्क्लोजर जो होना था उससे अलग दे दिया. अकाउंटिंग पॉलिसी अलग दे दी. एस्टीमेट जो बनना चाहिए था उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है. फेक एक्सपेंसेस इंटेंशनल बुक कर लिए. रिसीवेबल को ओवरस्टेट कर दिया. इन्वेंट्री को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर दिया. डन. ईजी. लीजिए और कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कशन के लिए रखा है? देखो, जो क्वेश्चन डिस्कशन के लिए लिखे हैं ना उसमें यहाँ पे लिखा है लेट अस डिस्कस, और जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं उनके लिए सीधा आपको यूट्यूब रिवीजन वीडियो का लिंक मिल जाएगा. आप इस पर क्लिक करेंगे और भारत माता की जय एग्जैक्टली उस पॉइंट पे निकलेंगे वीडियो में भी जहां से आप लोगों को रिवाइज करना है. ओके, आ जाओ. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी CAG इज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर टू सिलेक्ट सैंपल्स. मजा आएगा अगर जिसने सैम्पलिंग मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है. सैम्पलिंग वाला चैप्टर पढ़ा था? बोलिए, क्या उसमें एक्सेल का उपयोग किया था हमने? थोड़ा बहुत एक्सेल देखा था. एक्सेल में आपको कुछ कैलकुलेट करके दिखा रहा था. आइए अभी देखेंगे. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी CAG इज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर टू सिलेक्ट सैंपल पर्टेनिंग टू सेल्स रिकॉर्ड.
Okay. While performing this process, a window open in the software prompting the user to enter the certain information. CAZ is in the process of entering information in this regard as given under. Selection interval पता लगाना है आपको. Number of records जो हमने select करने हैं वो हो गया आपके sampling. हमने कितने sample unit select करने हैं 100. Starting record number to select 1. एंडिंग रिकॉर्ड 10,000 यानी 10,000 में से आपने जो है वो 100 सैंपल सेलेक्ट करने हैं. सैम्पलिंग इंटरवल निकालना है. फाइल का नाम है सेल. गो थ्रू दी अबव फील्ड्स. विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज लाइकली बीइंग यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर. पहले तो मेथड बताओ कौन सा यूज हो रहा है बिना देखे. मेथड बताओ. मेथड कौन सा यूज हो रहा है. इंटरवल सैम्पलिंग. मैंने इसका फॉर्मूला भी बना के आपको दिखाया था कैसे आप लोग जो है वो सैम्पलिंग इंटरवल निकालते हैं. आ जाओ देखते हैं जरा. Going through the above field ये हमने पढ़ लिया. Additionally, a partner of CAZ suggested him to select first 200 sales invoice from the sales book of the last month. अच्छा, पार्टनर कह रहा है कि भाई पहले 200 सेल्स इनवॉइस जो है सेलेक्ट कर लेना फ्रॉम द सेल्स बुक ऑफ द लास्ट मंथ. विच मेथड इज पार्टनर सजेस्टिंग. पहले 200 उठा लो. 200 उठा लो. ये कौन सा सैम्पलिंग का मेथड है. वेरी गुड अनामिका, बहुत बढ़िया. ये है ब्लॉक सैम्पलिंग. जब आप लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज में कुछ आइटम्स उठा लेते हैं. आइए आंसर डिस्कस करते हैं. इन द गिवन केस द मेथड ऑफ सैम्पलिंग बीइंग यूज्ड इज नोन एज इंटरवल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. इट इज अ सिलेक्शन मेथड इन विच द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन 10,000 थे ना, इज डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज. हमें कितना सैम्पल साइज चाहिए 100. तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा. हमारे पास जो है वो क्या निकल के आ जाएगा. सैम्पल 10,000 थे 1,000 थे. एक बार चेक कर लो. 1,000 थे सॉरी 1,000 थे ना. तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा. सैम्पलिंग इंटरवल निकल के आ जाएगा 10. राइट. सॉफ्टवेयर वुड पिक every 10th record from 1 to 1000 records. राइट. अब याद क्या रखना होता था. पहला आइटम हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और साथ में याद करें कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए. आपके जो सैम्पलिंग इंटरवल्स पे आइटम्स आ रहे हैं उनमें कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए. आइए. When using this method, auditor would need to determine that sampling units within the population are not structured in such a way that sampling interval corresponds with a particular pattern in the population. Okay, तो ये हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया. Second, further a partner of CAZ suggested him to select the first 200 सेल्स. तो वो कौन सी सैम्पलिंग के सजेस्ट कर रहा है. ब्लॉक के लिए. रिवीजन करनी है. दोनों पार्ट की रिवीजन का लिंक आपको मैंने यहाँ पे लगा दिया. आप क्लिक करेंगे सीधा सीधा आप लोग कहाँ पे निकलेंगे. रिवीजन वीडियो के ऊपर निकलेंगे. ये इंटरवल सैम्पलिंग एज इट इज आपको यहाँ पे डिस्कस करके आना है. डन. चलिए नाउ और कौन सा है डिस्कशन के लिए. लो जी एक ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ. Truthful Products Private Limited is engaged in trading of stationery item. During the year, there was a huge fire in one storage location of the company, resulting in loss of inventory of 5 crore. आग लग गई 5 करोड़ का लॉस हो गया. As a result, operation of the company were badly affected for about 2 months. 2 महीने के लिए भाई operations बंद रहे लगभग. Unfortunately, insurance claim of the company was rejected due to certain defects in the policy issued. तो 5 करोड़ की इन्वेंट्री जल गई. 2 महीने के लिए ऑपरेशन बंद रहे. इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट हो गया. देयर वॉज नो चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी. नेचर ऑफ द बिजनेस में कोई चेंज नहीं है. ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. लो भाई पिछले साल 80 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 100 करोड़ का रेवेन्यू है. पिछले साल नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का था, इस साल 10 करोड़ का है. ये देख के ही आपको कुछ शक होने लगता है कि नहीं. कंपनी 2 महीने के लिए बंद रही, इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं है, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बढ़ गया है और तब भी नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया है. हाँ जी. क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड. क्या एक्सरसाइज करना चाहिए ऑडिटर को यहाँ पे. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. एक बात और बोल दूं, आईसीआई ने शायद नहीं लिखी है, लेकिन अगर ऑडिटर इस बात पे शक नहीं करता है तो वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी दिक्कत में आ जाएगा. बता सकते हो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल. चलो ये एडिशनल क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे. अगर ऑडिटर ढंग से, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, आप लोग बताने की कोशिश करें. अगर ऑडिटर इन बातों को ध्यान से चेक नहीं करता है तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी प्रॉब्लम में आ जाएगा. बताओ कौन सा. वेरी गुड रुबुल, बहुत बढ़िया. मयंक बहुत अच्छा. आशीष बहुत बढ़िया. राहुल बहुत बढ़िया. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. बच्चों प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. ड्यू केयर में क्या बोलते थे. सीटीटी, केयरफुली, थॉरोली, टाइमली. अगर ऑडिटर ने इस पर सवाल नहीं उठाए तो इसका मतलब भाई उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं किया है, ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं करी है. कम ऑन. आइए. CAD has been statutory auditor for the past 3 years, has decided to rely upon the same test of details as performed in the previous year. In the given situation, what is lacking on the part of the auditor? Professional skepticism is lacking. Why professional skepticism is lacking? Quickly आप लोगों के लिए read कर देता हूँ. Maintaining professional skepticism throughout the audit is necessary if auditor is to reduce the risk of
overlooking the unusual circumstances and inappropriate assumption in determining the NET of audit procedure. Same line professional skepticism के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा रखी है कि why professional skepticism is necessary. In the given situation, revenue from operation has increased from 80 to 100 crore despite its operation being affected by fire for about 2 months. Further, despite loss of inventory to the tune of 5 crore, financial statement reflect an increase in net profit from 7.5% in the year to 10% in the year 23-24. ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये परसेंटेज में निकाल दिया इन्होंने नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया हमारा। 10 द अप्रोच ऑफ CAD लैक्स प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। देखिए आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि हो सकता है कंपनी ने मेहनत कर ली हो, सारी चीज़ें हो गई हो। मैं कहता हूँ हो सकता है सही हो ये फिगर्स, लेकिन ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आंसर इज यस। ओके, in spite of these unusual circumstances, auditor has decided to rely upon the same test of detail as performed in the previous year. The nature and extent of audit procedure need to be suitably altered considering the changed circumstances. He may include substantive analytical procedure to analyze variations and seek necessary explanation from management. In case of doubt about the reliability of the information or indication of possible fraud, standards on auditing require the auditor to determine what modification or addition to the audit procedure are necessary. इसको मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ। तो अगर आपको कुछ लगता है जिस पे आपको शक हो रहा है तो आपको स्टैंडर्ड बोलते हैं, मॉडिफिकेशंस करो, एडिशंस करो अपने ऑडिट प्रोसीजर में। अच्छा जी, CAD, the auditor of listed company, shall document the overall audit strategy, the audit plan, the significant change made during the audit engagement to the overall audit strategy, audit plan, and the reasons for such change. जेनरिक क्वेश्चन था, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आके शायद आप लोग शायद यहाँ तक ना पहुँच पाते कि भाई इवन मैं भी ना पहुँच पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसमें प्लानिंग को भी इन्वॉल्व करना है। मैं बल्कि इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल लिख के आ जाता। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये आपके लिए 5 नंबर का पूछते हैं, 4 नंबर का पूछा हुआ है, तो आप इसमें से 2 नंबर लेके आ सकते हैं। मैं 4 में से 4 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे। ओके, आइए नाउ जिस क्वेश्चन के आगे लिखा है डू इट फ्रॉम वीडियो लिंक, वो आप वीडियो लिंक से कर सकते हैं डायरेक्टली। कोई भी क्वेश्चन अभी डिस्कशन वाला होगा, हमने उसमें लिख दिया है कि हमें डिस्कस करना है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ये लीजिए, एक क्वेश्चन आ गया डिस्कशन वाला, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ मी लिमिटेड, CAM हैज प्लान्ड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम। हाउ रिस्क शुड बी असेस्ड बाय द ऑडिटर CAM? रिस्क कैसे असेस करेगा? इट इज़ अ वेल नोन दैट असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आंसर इज येस। इसके आगे की लाइन क्या बोलती है? इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ, आप आगे बोल दो तो मज़ा आ जाए, ये पढ़ा हुआ है हमने। Assessment of ROMM is subject to professional judgment. It is not capable of. Very good रुबुल, बहुत बढ़िया। अगम गलत जवाब, रुबुल सही जवाब। It is not capable of precise measurement. You cannot precisely measure the risk of material misstatement. Which specific matters are not included in the audit risk? तीसरा क्वेश्चन बना दिया। कौन सी चीजें जो ऑडिट रिस्क में नहीं आती? याद करो, नंबर 1 भाई साहब, ऑडिट रिस्क में ऑपोजिट ऑफ ऑडिट रिस्क नहीं आता। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क होता है रिस्क दैट ऑडिटर विल गिवन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। द रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क। ऑल्सो ऑडिटर की रेपुटेशन का रिस्क, ऑडिटर की बिजनेस का रिस्क, क्या ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन में आता है? मुझे बताइए। नहीं आता है। वहां क्लियरली लिखा था ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। इट डज नॉट इंक्लूड द रिस्क, बिजनेस रिस्क रिलेटेड टू द ऑडिटर्स फर्म। ओके, आइए। Additionally, CAK, one of the team members of CAM, is of the view that materiality and audit risk are only considered at the planning stage of audit. 4 बातें पूछ ली आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर। क्या ऑडिट रिस्क और मेटेरियलिटी सिर्फ प्लानिंग स्टेज में कंसिडर किया जाता है? आंसर इज नो। ऑडिट रिस्क और मेटेरियलिटी प्लानिंग में, रिस्क असेसमेंट में, टेस्ट ऑफ डिटेल में, हर स्टेज में जो है वो कंसिडर किया जाता है। हर टॉपिक आपका अलग अलग करके आपसे 5 नंबर का पूछ लिया है। तो लीजिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर दी है। Assessment of risk is based on audit procedure to obtain information necessary for the purpose and evidence obtained throughout the audit. The assessment of risk is a matter of professional judgment rather than matter of capable of precise measurement. बस यही खत्म, पहला क्वेश्चन यही खत्म। फिर audit risk is a technical term related to the process of auditing. It does not refer to the auditor's business risk such as loss from litigation, adverse publicity, or any other event arising in connection with the audit of financial statement. For the purpose of essay, audit risk does not include risk that auditor might express an opinion that financial statements are materially misstated when they are not. Hello, okay? तो आपने देखा इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट पे आपसे एक लाइन पे क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला कॉन्सेप्ट क्या था? क्या मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क
प्लानिंग स्टेज में कंसिडर की जाती है? आंसर इज नो. मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. तो आपने 320 में क्या पढ़ते हो? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पे. 450 में क्या पढ़ते हो? इवैल्यूएशन के टाइम पे भी मेटेरियलिटी जो है वो कंसिडर करनी होती है. दस व्यू ऑफ सी के इज नॉट करेक्ट. ओके, डन. लीजिए, और कोई क्वेश्चन जो डिस्कशन के लिए है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे. हमने सबके लिंक आपके लिए जो है वो लगा दिए हैं. यस यस, लीजिए, सारा का सारा हमने मॉक टेस्ट पेपर आपके साथ 1 घंटे में डिस्कस कर लिया है. आपको ये फाइल मिल जाएगी. इस फाइल से पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए. देखिए, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा है, बट फिर भी मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि ऐसे पेपर में भी आप लोग 60 तो क्रॉस करा दोगे. आप बड़े आसान से करा दोगे, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसे 3 क्वेश्चन लगे डिस्क्रिप्टिव में जो डिस्कस करने लायक थे. एमसीक्यू में हमने देखा कि आप लोगों के मार्क्स कैसे आ रहे थे. अगर मैं ऑन एन एवरेज पूछूं आपसे, तो आपने तीनों केस स्टडीज़ के अगर आप मार्क्स बताना चाहें तो कितने बन रहे थे? मतलब 30 में से कितने मार्क्स बन रहे थे, ये बताओ. हाँ जी पीयूष, अभी देखूंगा आपका टेलीग्राम में, आज सबके टेलीग्राम देखूंगा मैं. 24 नंबर बन रहे थे. तो देखो, 24 नंबर आपके वहाँ से बन रहे थे, 22 नंबर, 24 नंबर, 20 नंबर, 20 से लेके 24 के बीच में मान लेते बन रहे थे, राइट. बाकी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट हैं उसमें भी आप पूरे पूरे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं आसानी से. डन. चलिए, मॉक टेस्ट आपको कोई बचा है या हो गए सारे मॉक टेस्ट आप लोगों के? कोई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बचा है क्या आपका? जल्दी बता दो चैट में. हो गए सारे के सारे आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो गए हैं. जिन्होंने दिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं दिया है भाई एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो टेस्ट को डाउनलोड करके, ताकि आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है जी. चलिए, अब आपसे मिलते हैं हम लोग कब? अब आपसे मिलते हैं हम लोग अगर और कोई अपडेट आएगा, आईसीआई की तरफ से कोई क्वेश्चंस आएंगे, तब मैं आपसे मुलाकात करूंगा. सारे रिसोर्सेज का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और पास हो जाइए. एंड #CU in CA फाइनल्स. ठीक है जी. तो CA फाइनल में मिलेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे, फिर उसको ही पास करेंगे, एंड देन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, डन. चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.